गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बच्चे लोग, हम लोग आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है। थोड़ा देर अगर साथ दोगे, ध्यान से अगर पढ़ोगे, तो बहुत आसानी से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके आज खत्म नहीं होगा, पर धीरे धीरे हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम लिखो, इंश्योरेंस क्लेम। चैप्टर का नाम लिखो, इंश्योरेंस क्लेम। भैया ये चैप्टर किस बारे में है, आप ये बताइए सर। सुनो, अगर हम लोग आज का मॉडर्न डे के हिसाब से देखें तो हर एक इंसान के लाइफ में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। हर एक इंसान के लाइफ में बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बिजनेस के पास भी तो बहुत सारा रिस्क होता है। इनमें से कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो अपने लोग पहले कभी बता नहीं सकते। मतलब वो घटना घट भी सकता है और नहीं भी घट सकता है। तो ऐसे कुछ रिस्क कैसे हैं सर, बताइए। मान लीजिए अर्थक्वेक आया और आपका जो फैक्ट्री था धंस गया, या आपका गोडाउन धंस गया, तो गोडाउन में सारा माल भी धंस गया होगा। बाढ़ आ गया, पानी से सारा माल खराब हो गया। आग लग गया, सारा माल जल के राख हो गया। चोरी हो गया, बगलरी, ये सारा चीज होता है। आज के दिन में अगर आपके पास इस तरह का कोई रिस्क है तो आप चाहें तो रिस्क मतलब माथा के ऊपर क्या है, जरा विजुअलाइज करो। एक टेंशन हो रखा है आपको। आप चाहें तो ये टेंशन को अपने माथा से हटा के किसी और के माथा में चढ़ा सकते हैं। यही काम है इंश्योरेंस का। मतलब मान ले मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। सर क्या चीज का बिजनेस है? सर मेरा पेपर का बिजनेस है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग है। तो पेपर मैं बना बना के गोडाउन में इकट्ठा कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं अपना पेपर को क्या करूंगा, सेल करूंगा। डर क्या है कि खुदा ना खास्ता पेपर अगर जरा सा भी चिंगारी अगर पकड़ ले तब तो मेरा सारा पेपर जल के बर्बाद हो जाएगा। मैं करोड़ों रुपया का प्रोडक्शन करके बैठा हूं, मेरे गोडाउन में करोड़ों का माल है, जरा सा आग लगा पूरा खत्म हो जाएगा, करोड़ रुपया डूब जाएगा। तो एक बहुत ह्यूज रिस्क है। तो इस रिस्क के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलेंगे, सर जी देखिए हमारे पास ये रिस्क है कि मेरा स्टॉक जलने का मुझे रिस्क लग रहा है, आप क्या इसका इंश्योरेंस कर लोगे? भैया मतलब मैं उसको बोल रहा हूं कि खुदा ना खास्ता है वो घटना घट जाए जिसका मुझे डर लग रहा है और मेरा लंबा नुकसान हो जाए, तो उसका भरपाई आप कर दो मेरे को। अब इंश्योरेंस कंपनी को चाचा ताऊ तो लगता नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी का धंधा यही है, तो बोलेगा हाँ हाँ हम रिस्क उठा लेंगे आपका, किंतु इसके लिए आपको मुझे एक प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम मतलब बोले हर साल के साल आपको इतना रुपए मेरे को जमा देना पड़ेगा, तब हम उठाएंगे, हम फ्री में क्यों उठाएं। ठीक है सर। मान लो एक साल के लिए वो में से 50,000 रुपया प्रीमियम लिया, आग लगाई नहीं, क्या लगता है कि वो मुझे अपना प्रीमियम का पैसा वापस कर देगा? क्या लगता है कि वो मुझे प्रीमियम का पैसा वापस कर देगा? सोच के बताओ, यस नो। मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। नहीं सर, वो तो कभी जिंदगी में प्रीमियम का पैसा वापस नहीं करेगा सर, वो क्यों करेगा? अच्छा, मान लो अब तो प्रीमियम का पैसा नहीं गया तो गया। चलो, अगर मान लो आग लगी जाता है, आग लग जाता है, नुकसान हो जाता, हम दौड़ के इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा?
नुकसान का भरपाई करेगा, एक लमसम बड़ा मोटा अमाउंट देगा, मान लो 50 लाख रुपए का माल जल गया तो 50 लाख रुपए मेरे को देगा। तो जितना रुपया वो देगा उसको अपने लोग बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। जितना रुपया मुझे मिलेगा उसको बोलेंगे इंश्योरेंस क्लेम। ध्यान से दिमाग लगा के सोचो, मैंने जो बोला अभी तक समझ में आया क्या? ध्यान से जरा सोचो, समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। तो इंश्योरेंस क्लेम तो आपको समझ में आ गया। सर इंश्योरेंस जो लेते हैं किस चीज का इंश्योरेंस? ऐसे तो देखा जाए तो हर चीज का इंश्योरेंस होता है सर। आग लगने के लिए इंश्योरेंस है, बगलरी इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है। जितना तरह का रिस्क उतना तरह का इंश्योरेंस। किंतु अगर हम अपने सिलेबस का परव्यू के हिसाब से देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ फायर इंश्योरेंस पे डील करना है। मतलब आग का दुर्घटना के वजह से अगर कोई नुकसान हो जाए और मेरा इंश्योरेंस लिया हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। तो मुझे कितना क्लेम मिलना चाहिए ये निकालना सीखना है। मुझे कितने रुपए का क्लेम मिलना चाहिए मुझे ये निकालना सीखना है। पॉइंट समझ में आ रहा है सर? क्या निकालना सीखना है? इसमें भी अपने को दो तरह का इंश्योरेंस सीखना है। एक लॉस ऑफ स्टॉक का। सर लॉस ऑफ स्टॉक मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस लिया है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमने ये करार किया है कि अगर हमारे गोडाउन में आग लग जाए और माल का नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगा, जो कि लॉस ऑफ स्टॉक। मतलब टेक्निकली मैंने इंश्योरेंस किसका कराया? अपने स्टॉक का करा लिया। भाई कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट स्टॉक ही तो होता है। सारा पैसा तो आदमी स्टॉक में लगा के रखता है। अगर स्टॉक ही जल गया, बिका ही नहीं, तो हम तो मर जाएंगे। तो उसको कवर करते हैं। और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बहुत सारा पॉलिसी होता है किंतु हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही है। दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। से लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब मान लो आग लग के फैक्ट्री पूरा जल गया। तो फैक्ट्री जल गया तो जलने के अगले दिन से आप अपना काम चालू कर सकते हैं, फिर से प्रोडक्शन और सेल हो जाएगा। फैक्ट्री फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। अब ये काम करने में सर कोई घास तो जला नहीं है थोड़ा सा, फैक्ट्री जला है, 3 महीना 6 महीना का लग जाता है। तो इतने दिन तो काम नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो मेरे प्रॉफिट का नुकसान हो जाएगा ना, मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। तो वो प्रॉफिट का भरपाई भी ले सकते हैं, इसका भी प्रॉफिट का भी इंश्योरेंस कराते हैं, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। यानी अगर मैं इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर को अगर दिमाग में डालने का कोशिश करूं, मतलब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं बोल सकता हूं आपको कि हमें इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में दो चीज पढ़ना है। सर कौन कौन सा दो चीज पढ़ना है? एक अपने को सीखना है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, ये अपना हो गया यूनिट 1। माने इस चैप्टर का 2 यूनिट हो गया। और दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, यूनिट 2। आज का मेरा जितना भी डिस्कशन रहेगा ना वो यूनिट 1 के ऊपर रहेगा, यानी लॉस ऑफ स्टॉक को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। आज का मेरा पूरा डिस्कशन किसको लेके रहेगा सर? लॉस ऑफ स्टॉक को लेके। मैंने अभी बस इंट्रो दिया आपको, अभी कुछ समझाया नहीं है, डोंट वरी। तो आप हेडिंग लगाओ यूनिट 1। इसमें क्या पढ़ना है? लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी सर पढ़ाइए सर। तो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी कैसे लोग लेंगे? जिनको डर है उनके स्टॉक जल जुला गया था उनके लिए। आपका पेपर का बिजनेस है, आपका पटाखा का बिजनेस है, पटाखा समझते हो ना, क्रैकर्स जो इस बार बंद हो गया था, उसका बिजनेस है। कपड़ा का बिजनेस है,
ऐसे तो बहुत सारे ही होते हैं, सारे लोगों को ही रिस्क होता है, पर ये जो है ना बहुत वल्नरेबल है, मतलब आंख से ये लोग काफी तकलीफ है, और इनके यहाँ तो नॉर्मल सा दुर्घटना होने से सब खत्म हो जाता है। या फिर मान लो आप मिर्जापुर में हो, कालीन भैया, और आपका कट्टे का व्यापार है समझ रहे हो, तो भी तो आपको आंख से भय है ना। याद है ना, वहां लिखा हुआ रहता था नो स्मोकिंग, जो लोग देखा है मिर्जापुर, ठीक है ना। तो आपको आंख से डर है, तो आपका स्टॉक जल जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। याद है ना, उनका व्यापार पूरा खत्म हो गया था, गुड्डू भैया ने जला दिया था। अगर उनका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ होता तो उनको पूरा पॉलिसी का क्लेम मिलता, उनका नुकसान नहीं होता। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो ऐसे लोग लेते हैं सर लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। सर हमें करना क्या है सर? चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। तो मुझे ये देखना है कि खुदा ना खास्ता अगर आपका पॉलिसी लिया और आपके यहाँ आग लग के आपका स्टॉक जल के बर्बाद हो गया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपया मिलना चाहिए। आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपया मिलना चाहिए, ये निकालना सीखना है, ठीक है ना। मान लो, मैं ऐसे बोलता हूं, मान लो हम्म, पिछला साल खत्म हुआ 2019, 31 दिसंबर 19 खत्म हो गया। नया नया साल चालू हुआ 1 जनवरी 2020। अब साल के बीच में मान लीजिए 31 मार्च 20 को हमारे यहां आग लग गया, फायर, लाल से लिखा हूं, फायर लाल, समझ रहे हो ना। आज के दिन आग लग गया और आपके गोडाउन में जितना माल था सारा का सारा माल जल के राख हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि भैया तो ठीक है इंश्योरेंस लिया हो अपना, हाँ, तो सर ठीक है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांग लीजिए। अब क्वेश्चन वही है कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना मैं क्लेम मांगू, या फिर मुझे वो क्लेम कितना देगा। अरे भैया तो इजी है, जितने का माल जला है उतना रुपया मांग लीजिए। तो समझो, सही बोल रहे हो, जितने का माल जला है तो कितने का माल जला होगा। अरे भैया 31 मार्च को आपके यहाँ आग लगा है, तो पता कर लीजिए इस दिन गोडाउन में कितना का माल था, वो सारा जल गया, वो मांग लीजिए। तो मतलब इन शॉर्ट आप ये बोलना चाह रहे हो कि 31 मार्च को मेरे गोडाउन में जो भी माल पड़ा हुआ था, स्टॉक लाइंग इन गोडाउन ऑन 31 मार्च, उतने का माल जला है, उतना पैसा मांगना है। हाँ तो सर बस इतना ही तो है। हाँ इतना ही है। मान लो आग जो लगा है वो सिर्फ गुड्स में लगा है, मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सही सलामत है, तब तो टेंशन ही नहीं है। क्योंकि अगर मेरे पास बुक्स है तो मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलूंगा, मैं स्टॉक लेजर में जाके देख लूंगा ना कि 31 मार्च को मेरे गोडाउन में कितने का माल था। बस वहां से फिगर उठा के मैं इंश्योरेंस कंपनी को दिखा दूंगा, बोला देख लो इतने का माल चला है, दो मेरा पैसा दो। समझ रहे हो? किंतु ऐसा हमेशा नहीं होता सर। जब आग लगता है तो आग देख के नहीं लगता कि हम किसको लग रहे हैं, बस लग जाता है। सर मतलब मान लीजिए आपका गोडाउन है या आपका बिल्डिंग है, कंपाउंड है, ये गोडाउन का यहाँ पर स्टॉक रखा हुआ है सारा, यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक है, ठीक है ना। और इस एरिया में आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स पड़ा हुआ है। आग जब लगा, समझना, आग लगा, धर लिया यहां पर। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ बुक्स है, ओहो साइड से चलो, बुक्स में नहीं लगेंगे, नहीं तो इनको तकलीफ हो जाएगा, हम साइड में अलग जगह, ऐसा थोड़ी ना होगा। आग जब लगा है तो बुक्स में भी लगी जाएगा। और मान लो बुक्स जल के राख हो गया, आग लगा, स्टॉक तो बर्बाद हुआ, स्टॉक के साथ साथ बुक्स भी जल के बर्बाद हो गया। अब आप फंस गए। स्टॉक जला था पता करके फट से हो जाता, अगर बुक्स जल गया इसका मतलब अब मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरा 31 मार्च को मेरे गोडाउन में कितने का माल था। मेरे पास अब कोई हिसाब किताब नहीं है कि 31 मार्च को मेरे गोडाउन में कितने का माल था। तो मुझे पता करना पड़ेगा ना मेरे गोडाउन में कितने का माल था। करेक्ट। तो इसमें यही काम है। एक सेकंड मुझे देना।
हाँ जी, तो मैं बोल रहा था कि 31 मार्च को मेरे गोडाउन में कितना माल था, मैं अगर वो पता कर लूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जला तो उतना ही है। ये फिगर अवेलेबल होता अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं जला होता तो बुक्स भी जल गया। तब क्वेश्चन है कैसे निकालें। बस यही अपना एग्जाम का कहानी है। एग्जाम में गुड्स के साथ साथ बुक्स भी जला देगा वो लोग, और तुमको बोलेगा खोजो खोजो, खोज के बताओ कि मेरा कितना था उस दिन माल गोडाउन में, या ऐसे बोलो कितना माल जल गया। तो सर मतलब ये हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सुनो, ये निकालने के लिए पहला काम है स्टेप 1, आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर क्या बनाना पड़ेगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर वो क्या है? अरे कुछ नहीं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग कुछ नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट ही है। बचपन में ट्रेडिंग बनाया है ना, तो ये वो ट्रेडिंग अकाउंट ही है। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाएंगे, साल के स्टार्टिंग से लेके, समझना ध्यान से, साल के स्टार्टिंग से लेके आग लगने के दिन तक का बनाना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल तक का बुक्स तो बन के रेडी हो गया, उसमें कोई झमेला नहीं है, वो छोड़ दो। तो इस साल के स्टार्टिंग से लेके जिस दिन आग लगा है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ फायर, उस दिन तक का मेरे को एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बस नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग। सर क्यों है, क्यों बाद में बताते हैं। तो भैया मुझे बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग। तो मेरा अगर एग्जांपल के हिसाब से चलें तो मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 31 मार्च 2020। अगर आप मेरा एग्जांपल के हिसाब से समझ रहे हैं तो ये डेट समझो जल्दी से। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। अब बचपन में तो अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं, पर बस वही ट्रेडिंग ही बना रहा हूं मैं कुछ नया आपके लिए चाइना से इंपोर्ट करके नहीं ला रहा हूं। सर चाइना का नाम मत लीजिए, एक तो ऐसा चीज इंपोर्ट हो गया कि निकल ही रहना है वापस। अब चाइना का नाम मत लीजिए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ऐसा है सर, तो मैं बोल रहा हूं ऐसा है सर कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं डेबिट क्रेडिट। अच्छा कोई मुझे बता सकता है डेबिट साइड में सबसे पहला आइटम क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में? टू बोल के क्या लिखते हैं, किसी को याद है? म्यूट करके लिख के बोलना है बच्चे, म्यूट। वेरी गुड सर, ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। तो सबसे पहले सर हम लोग यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। लिख लो यहां पर फिगर ओपनिंग स्टॉक का जो भी होगा। सर आप तो बोले थे बुक्स जल गया, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ओपनिंग स्टॉक कैसे लिख दिए? ओहो, बचपन में एक बात पढ़ा है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। हाँ सर पढ़े हैं। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक तो पता होगा ही ना आपको, वो अब इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सर आप तो बोले ना सारा बुक्स जल गया, तो पिछले साल का बुक्स थोड़ी ना जला होगा। हाँ अच्छा सर, आग लगा होगा, बोले पिछले साल का बुक्स नहीं जलेंगे। अच्छा चलो जल भी गया तो भी मिल जाएगा। ये कैसे सर? आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना, उसके पास एक कॉपी होगा फाइनल अकाउंट्स का पिछले साल का, तो वहां फाइनल अकाउंट्स उठा लेना, पिछले साल का क्लोजिंग वही साल का ओपनिंग है। सो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई बात नहीं। आप पक्का इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, तो उस रिटर्न में डिस्क्लोजर गया होगा क्लोजिंग स्टॉक का, पक्का पक्का जाता है, वहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मांग लेंगे। नहीं, अगर आप कंपनी है, मान लो कोई बड़े कंपनी हो अगर आप, तो आपको आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में फाइलिंग करना पड़ता है हर साल। उनके पास भी डेटा होगा आपका, उनसे मंगवा लेंगे भाई, मिल जाएगा डेटा। सर लोग दे देंगे? अरे बिल्कुल देंगे भाई, मेरा ही डेटा मंगाएंगे, मेरे को नहीं देंगे ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल देंगे, मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। एग्जाम में तो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, एग्जाम में तो झंझट ही नहीं है, क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, उठा के लिख देंगे। किंतु मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे होता है। हो गया सर। उसके बाद अपने लोग क्या लिखते थे याद है? परचेज, ब्रोकन पीरियड का परचेज। सर ब्रोकन पीरियड क्या होता है? अरे बाबा ये तो पूरा साल नहीं है ना, छोटा सा पीरियड का बना रहे हैं ना, तो इसको मैं, मेरा वर्ड है ये, मैं इसको ब्रोकन पीरियड बोलता हूं। तो ब्रोकन पीरियड का परचेज चाहिए होगा। सर
ब्रोकन पीरियड का परचेज कहां से मिलेगा? हाँ, बुक्स तो चल गया आपका। तो आपके जितने सप्लायर लोग हैं ना, उनसे डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। मान लो मेरे 50 सप्लायर हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा भाई 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में कितना आपसे माल खरीदे, डिटेल्स दे दो। अब उन सबको जोड़ के मुझे परचेज का फिगर मिल जाएगा। एग्जाम में दिया होगा, आपको नहीं पूछना है किसी से कुछ भी। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हो गया। इसके अलावा क्रेडिट साइड में जाके आप लिखते थे यहां सेल्स, वही ब्रोकन पीरियड का सेल पता कर लो। सर कैसे? अपने कस्टमर के पास घूम घूम के पता करो, तुम्हारा तो सब बुक जल चुका है, किसको कितना बेचे थे उस पीरियड के दौरान, टोटल कर लो, मिल जाएगा सर। बात समझ में आ गया? हाँ, ट्रेडिंग में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे, जनरली देगा नहीं, किंतु अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस बता दे कि इस पीरियड के दौरान कितना हुआ है, कोई वेजेस, कोई कैरेज इनवर्ड, ऐसा कुछ आइटम, तो वो भी लिख लेना। इसके बाद हम लोग यहां पर लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो माल बचा हुआ है लास्ट दिन में। लास्ट दिन मतलब 31 मार्च को जो गोडाउन में माल बचा होगा। 31 मार्च को कितना माल था ये तो हमको पता ही नहीं है, यही तो मुझे निकालना था सर। अगर ये पता चल जाए तो मेरा कहानी हो गया, कहां खत्म। हाँ, तो ये तो पता नहीं है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद आप लोग निकालते क्या थे? सर ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका मतलब लास्ट यहां पर आप लोग लिखते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लो। लोग कर लो बात। सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? आप पता कर लो आपका एवरेज जीपी रेट क्या है। मोटा मोटी आप सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लेते हो, बचपन में पढ़ा होगा ना, जीपी रेट, जीपी परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो पता कर लो ना आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, जीपी रेशियो कितना है, वो मिल जाएगा आपका पुराना बुक से, उससे मिल जाएगा कि हर साल मोटा मोटी कितना कमाते हैं। तो एवरेज रेट ले लो एक तो जीपी का। सर ले लिया, तो बस आपके पास समझो, उधर दिमाग लगाओ, सेल का फिगर रेडी है क्रेडिट साइड में, उसके साथ अगर आप जीपी रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा कि कितना होना चाहिए था। तो आपका एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट में जितना आइटम होना चाहिए देखो सारा पता है, बस क्या नहीं पता? क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं सर अगर नहीं पता तो? सर अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर करके ये वाला अमाउंट निकल जाएगा। ये जो निकला ये क्लोजिंग स्टॉक, ये किस तारीख का स्टॉक है? सर ये स्टॉक है 31/3/20 का। हमारे एग्जांपल में 31/3/20 मतलब जिस दिन आग लगा था मेरे गोडाउन में इतना का माल पड़ा हुआ था। So, ये क्या निकाल लिया? अगर कोई पूछेगा सर ये आपने क्या निकाला, तो ये हम बोल देंगे इट इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा है उस दिन मेरे गोडाउन में इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है। जिस दिन आग लगा था उस दिन मेरे गोडाउन में इतने का स्टॉक पड़ा हुआ था। मान लो मैं से ले रहा हूं, अब फिगर लिखने का जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। मान लो यहां फिगर निकल गया 2 लाख रुपया। इसका मतलब जिस दिन मेरे गोडाउन में आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितने का माल था? 2 लाख रुपया था, 2 लाख का माल था। तो अगर मैं पूछूं कितने का माल जल गया तो तुम क्या बोलोगे? 2 लाख का माल जल गया होगा। सर एक डाउट है। सर आपका सारा बात मुझे समझ में आ रहा है, पर सर ये बात बताओ, इसको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोल के मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बोल रहे हो? तुम तो भाई एक चीज के पीछे पड़ जाते हो। रुको, अभी बताना है, बता देता हूं, सुनो। नॉर्मली जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो ना, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। किंतु परंतु अगर ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, कोई भी और फिगर अगर निकालते हो, बैलेंसिंग फिगर, जो भी मिसिंग फिगर है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, कोई और फिगर, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग था, परचेज मिसिंग था, सेल मिसिंग था, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग था,
तो कोई और फिगर अगर निकाल रहे हो अगर ट्रेडिंग बना के, तो उसको ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। मार्केट में मेमोरेंडम ट्रेडिंग को लोग अलग अलग चीज कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सब फालतू बात है, वो सब मत समझना। किसी से पूछना मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बोलते, बस बोलते हैं ऐसे ही है, मेमोरेंडम है, हम लोग मेमोरेंडम ऐसे ही है। सीधा बात याद रखना, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो इट इज ट्रेडिंग, बट इफ द बैलेंसिंग फिगर इज नॉट द ग्रॉस प्रॉफिट but it is any other amount, then it is not known as trading but it is known as memorandum trading. सर सर 2 लाख निकल गया तो 2 लाख का क्लेम ले लें? रुको रुको, कहानी आगे बढ़ते हैं। अब जब आग लगा होगा आपके यहां पर, तो आप क्या किए होंगे? आपके आग लग रहा होगा, आप बाहर देख के खड़े होके देख रहे होंगे, होलिका दहन वाला फीलिंग आ रहा होगा, आह आग लगा है, होलिका दहन, सातों फेरा भी ले लेना उसका, फिर नहीं ऐसा तो किया नहीं होगा। जब आपके आग लगेगा तो आप अपना माल बचाने का कोशिश तो करोगे, जितना ही भाई इंश्योरेंस लिया हो, अपना चीज अपना ही होता है ना। तुम इंश्योरेंस ले रखा है और तुम्हारे सामने चोर है, तो तुम चोर को भगाएगा नहीं, तुम बोलेगा हाँ लूट के ले जाओ, हम इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे पैसा। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तो तुम भी कुछ बचाने का कोशिश किया होगा। मान लो आग में कूद के जान को जोखिम में डाल के तुमने कुछ माल बचा लिया, स्टॉक सेव कर लिया, 50,000 रुपए का माल। सर कितना? 50,000 रुपए का माल तुमने बचा लिया, स्टॉक सेव कर लिया। हाँ वही सेव्ड बोल लो या सैल्वेज भी बोलते हैं, बचा लिया उसका वैल्यू को बोलते हैं स्टॉक सैल्वेज्ड, बचा लिया। तो जरा सोच के बताओ, देख हिसाब से तो क्या होता है ना, अगर मैं पूरा इंश्योरेंस करा रखा हूं तो जो स्टॉक बच जाता है इसके ऊपर भी इंश्योरेंस कंपनी का ही हक होता है। इंश्योरेंस कंपनी इसको अपने घर ले जा सकता है, किंतु इंश्योरेंस कंपनी घर ले जाके क्या करेगा? तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बोलेगा तुमको, भैया जी गोडाउन में 2 लाख का माल था, 50,000 का माल तो बच गया, तो जला कितने का माल है? बोलो बोलो, जला कितने का माल है? आप ही बताओ कितने का माल जला है? सर हम लोग को प्लीज अनम्यूट करके बोलने का मौका दीजिए ना। ठीक है चलो अनम्यूट करके बोलो, किंतु बैकग्राउंड का आवाज नहीं आना चाहिए, फालतू सा आवाज घैंगू घैंगू करके। अनम्यूट करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 1.5 लाख, वेरी गुड सर, 1.5 लाख। तो भैया 1.5 लाख का सही में नुकसान हुआ है, तो इंश्योरेंस कम, अगर आपसे मैं पूछूं सच्ची में आपका एक्चुअली में कितना लॉस हुआ है, तो 2 लाख की 150, क्या बोलोगे? 150। तो अगला जो स्टेप है, स्टेप 2, वो है एक्चुअल लॉस निकालने का। हम ऐसे लिख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। सर कैसे निकालेंगे? अरे भाई अभी तो तुम निकाला, वही बात को मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूं। सर कॉपी करना है, तो नालायक के इतना देर से तुम कॉपी नहीं कर रहे हो, पागल हो क्या? कॉपी करते रहना। हाँ कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस, तो क्या करोगे पहले समझो, स्टॉक ऑन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर पता कर लो। जैसे अगर आप हमारा एग्जांपल लोगे, अगर हमने जो एग्जांपल ले रखा है उस एग्जांपल में अगर आप देखो, ऊपर देखो मैंने जो लिखा था एग्जांपल, हमारा स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर कितना था? 2 लाख। सर ये कहां से? अरे मैंने रैंडम अज्यूम किया था। तो भैया जिस दिन आग लगा है उस दिन हमारे यहां कितने का स्टॉक है सर? 2 लाख का स्टॉक था। इसमें से आप लेस करोगे जो स्टॉक हमने बचा लिया, उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉक सेव्ड या फिर स्टॉक सैल्वेज्ड भी बोलते हैं। तो वहां से हटा दो। मान लीजिए कि स्टॉक सैल्वेज आपका 50,000 है। सर ये फिगर भी लिखना है? नहीं नहीं, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आप रिलेट कर पाए। तो सचमुच में कितने का नुकसान हुआ आपका? सचमुच में 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। तो सचमुच में नुकसान हुआ है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्चुअल लॉस। तो ये जो फिगर निकला उसे क्या बोलते हैं? एक्चुअल लॉस बोल देते हैं। ये फिगर लिखने का जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा था सर।
समझे? तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप इंश्योरेंस कंपनी से, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगोगे क्लेम, तो आप क्या बोलोगे? 2 लाख की 1,50,000? अनम्यूट करके बोल सकते हो, बस बैकग्राउंड का आवाज फालतू सा नहीं आना चाहिए, घैंगू घैंगू वाला। बोलो इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगोगे आप आज? 1,50,000? वेरी गुड सर, 1,50,000 मांगेंगे सर, 1.5 लाख मांगेंगे। करेक्ट है। किंतु आगे एक और स्टेप है, स्टेप 3, ये लास्ट स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। जो लोग मेरा क्लास कभी पहले किए होंगे उनको पता है कि मुझे लिखाने का बहुत आदत है। मैं सारा नोट्स बनवाता हूँ, सिर्फ बोल बोल के छोड़ नहीं देता हूँ, और प्रॉपर नोट्स बनाते हैं हम लोग। थोड़ा मेहनत करना चाहिए, अपना ही फायदा होगा। अब मेरा बात सुनो, जरा ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना सर, तब समझ में आएगा। मैं एक रफ में एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको समझो। मेरा जो एग्जांपल ले रहा था उसमें मेरा एक्चुअल लॉस कितना क्या हो गया था? 1.5 लाख का नुकसान हो गया था, ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझना। मान लो मेरा पॉलिसी वैल्यू 1 लाख का ही है। सर क्या है पॉलिसी वैल्यू? 1 लाख का है पॉलिसी वैल्यू। मतलब हुआ क्या था, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जब इंश्योरेंस करने गया था ना, इंश्योरेंस कंपनी में से पूछता है कि भैया आपका कितना का इंश्योरेंस करें, तो हमें कितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए? सीधा बात है, मेरे गोडाउन में जितना का माल रहता है हमेशा मोटा मोटी मुझे उतने का कराना चाहिए। अब क्या था, मान लो मेरे गोडाउन में बहुत माल रहता है। अब इंश्योरेंस कंपनी को बोला होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी बोला, ये बड़ा प्रीमियम बोला, हम बोला भाई कुछ कम करो ना। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको बोलेगा कुछ कम करो ना। तो हम थोड़ा पैसा वैसा बचाने के लिए, इंडिया में यही होता है, हम लोग थोड़ा कम वैल्यू का इंश्योरेंस ले लिए थे, हम लोग 1 लाख का ले लिए थे। तब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगा जरा सुनो। इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि पहले मुझे आप ये बताओ, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितने का माल था? हम बोला भाई उस दिन तो 2 लाख का माल था गोडाउन में। बोला अगर 2 लाख का माल था, इसका मतलब आपके गोडाउन में 2 लाख का माल रहता है मोटा मोटी। हम तो ही मानेंगे कि 2 लाख का माल रहता है आपके गोडाउन में मोटा मोटी। हम बोला हाँ तो रहता है। तो बोले 2 लाख का अगर माल है तो इसका मतलब आपका पूरा रिस्क 100% रिस्क इस 2 लाख रुपया। हम बोला हाँ। बोला किंतु आपने हम लोगों से तो सिर्फ 2 लाख में से, आउट ऑफ 2 लाख, कितने का पॉलिसी करवाया है? 1 लाख। मतलब आपका रिस्क, टोटल रिस्क है 2 लाख का, किंतु आपने कवरेज लिया है सिर्फ 1 लाख का। तो आपने अपना सारा माल इंश्योर करवाया था कि नहीं कराया था? बस इतना बोलो हाँ कि ना। क्या आपने अपना सारा माल इंश्योरेंस करवाया था? सारा माल के ऊपर इंश्योरेंस लिया? 2 लाख का माल रहता है गोडाउन में, अगर आपने 1 लाख का ही इंश्योरेंस कराया है तो आपने तो पूरा इंश्योरेंस कराया ही नहीं है, तो आपने पूरा रिस्क हमें दिया ही नहीं है। अच्छा कोई बच्चा जिसका मैथ्स थोड़ा तेज हो वो बता सकता है कितना परसेंट हम इंश्योर कराए हैं? 2 लाख अगर 100% है, मैंने अगर 1 लाख का इंश्योरेंस कराया तो मैंने कितना परसेंट का इंश्योरेंस करवाया है? 50%। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे बोलना यह चाह रहा है कि आपने मुझे 50% रिस्क ही दिया है, 50% रिस्क तो आपने अपने पास रखा है। हम बोला तो क्या हो गया? बोला तो हम आपको पूरा पैसा क्यों दें? जितना नुकसान होगा उसको भी वैसे ही बांटो। अगर मेरा रिस्क 50% है तो नुकसान में भी तो मैं 50% ही आपको दूंगा, पूरा क्यों दूंगा? तो आपका नुकसान एक्चुअली में जो 1.5 लाख हुआ है, मैं आपको 1.5 लाख थोड़ी ना दूंगा। 1.5 लाख का 50% यानी मैं आपको 75,000 का नेट क्लेम दूंगा। लॉजिकली समझो, समझ में आया क्या? मैं फॉर्मूला लिखा सकता था एक बार में, किंतु मैं लॉजिकली पूछना चाह रहा हूं, आपको समझ में आया? ठीक ही बोल रहे हैं ना कि जब आपने
सामने वाले कंपनी को बोला कि 50% रिस्क उठा तू, तो वो थोड़ी ना पूरा लॉस उठाएगा, वो बोलेगा पूरा लॉस है आपका 1.5 लाख, तो उसका मैं 50% ही उठाऊंगा, यानी 75,000। जल्दी बोलो यस और नो, यस और नो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो काम किए ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज क्लॉज बोलते हैं। ये तब करते हैं जब आपका जो इंश्योरेंस का अग्रीमेंट बना होगा उसमें लिखा होगा एवरेज क्लॉज है, एवरेज क्लॉज। अगर आप फॉर्मूला वाइज बात करेंगे तो बुक वगैरह कहीं देखेंगे तो फॉर्मूला में क्या लिखा पता है? फॉर्मूला में लोग लिखता है कि नेट क्लेम इज इक्वल्स टू, ये 1.5 लाख क्या है एक्चुअल लॉस, इनटू ये 1 लाख क्या है पॉलिसी वैल्यू, डिवाइडेड बाय ये 2 लाख क्या है सर, 2 लाख था स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। बुक में जाओगे तो कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, या किसी से भी पूछो कोई लॉजिक नहीं बताएगा, बोलेगा फॉर्मूला है इंश्योरेंस कंपनी का, रटना पड़ेगा, पर इसका लॉजिक है सर, ये फॉर्मूला है सर नेट क्लेम निकालने का। किंतु हाँ क्या अप्लाई हो रहा है? एवरेज क्लॉज। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको एवरेज क्लॉज अप्लाई करना है? एवरेज क्लॉज तभी अप्लाई करना है जब आप अंडर इंश्योर्ड हो, मतलब जितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था उससे अगर आपने कम इंश्योरेंस लिया होगा। सर वो कैसे पता चलेगा? भैया सुनिए, इंश्योरेंस लेना कितना चाहिए, आंसर है जितना स्टॉक आपका डेट ऑफ फायर के दिन था, ये था, इसको बोलते हैं हम लोग इंश्योरेबल वैल्यू, मैंने इतने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। और उसके साथ चेक करो कितना आपका पॉलिसी अमाउंट है, पॉलिसी अमाउंट बोल सकते हो, पॉलिसी वैल्यू बोल सकते हो, सम एश्योर्ड या सम इंश्योर्ड कुछ भी बोल सकते हो, कितने का इंश्योरेंस लिया पता कर लो। अगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्यादा है और पॉलिसी वैल्यू कम है, इसका मतलब आपने कम इंश्योरेंस करा है, अंडर इंश्योरेंस किया है। और अंडर इंश्योरेंस का अगर केस है, इसका मतलब है एवरेज क्लॉज अगर एप्लीकेबल है तो आपको ये फॉर्मूला लगा के नेट क्लेम निकालना पड़ेगा। अच्छा भैया, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं हम लोगों को कि अगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज मोर देन पॉलिसी वैल्यू, इसका मतलब स्टॉक ज्यादा था, ज्यादा का लेना चाहिए था, किंतु पॉलिसी वैल्यू कम है तो मैंने इंश्योरेंस कम लिया है, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग अंडर इंश्योर्ड है। हाँ, और अंडर इंश्योर्ड है तो उस केस में एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। हाँ, और एवरेज क्लॉज जब करेंगे तो नेट क्लेम निकालने के लिए सर एक्चुअल लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर करके नेट क्लेम निकालेंगे। हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूं। सर एक डाउट है, हमको पता है तुम लोग इंटेलिजेंट है तो डाउट तो पूछेगा ही। क्या डाउट है सर? सर अगर पॉलिसी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से, हम मतलब समझे नहीं, बोले मान लीजिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जो है, जैसे आपका 2 लाख था, हम बोला हाँ, मान लीजिए पॉलिसी वैल्यू 2.5 लाख है, मेरा ज्यादा है, तो हम क्या हैं, ओवर इंश्योर्ड कि अंडर इंश्योर्ड? सोच के बताओ, हम लोग क्या हैं, ओवर इंश्योर्ड कि अंडर इंश्योर्ड? ज्यादा इंश्योरेंस ले लेगी कम? बोलो मेरे भाई, अनम्यूट करके बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओवर इंश्योर्ड है सर? नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, हमको पता था। अपने मन में तो आ रहा है हम लोग ओवर इंश्योर्ड है, आप ठीक ही बोल रहे हो, किंतु इंश्योरेंस कंपनी कभी ओवर इंश्योर्ड नहीं बोलता है। इंश्योरेंस कंपनी बोलता है यू आर फुल्ली कवर्ड, क्योंकि अगर तुम बोलेगा ओवर इंश्योर्ड ना, तो तुमको लॉस से भी ज्यादा मिलना चाहिए पैसा, तो लोग कभी ज्यादा पैसा नहीं देता है, तो लोग बोले नहीं नहीं, यू आर फुल्ली कवर्ड। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपका स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर जो है वो कम है और पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है, तो हम फुल्ली कवर्ड बोलेंगे, मतलब मेरा कोई कवरेज कम नहीं लिया, जितना होना चाहिए मैंने एकदम भरपूर मात्रा में इंश्योरेंस लेके रखा है। तो नेट क्लेम आपको कितना मिलना चाहिए?
आपका एक्चुअल लॉस कितना याद है ना? एक्चुअल लॉस 1.5 लाख का है। तो सोच, आपने पॉलिसी ले रखा है, आप फुल्ली इंश्योर्ड हो, आप फुल्ली इंश्योर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लॉस हुआ है 1.5 लाख, तो आपको कितना मिलना चाहिए? जितना लॉस हुआ उतना मिलेगा, क्योंकि मेरा पॉलिसी तो 2.5 लाख तक का लिया हुआ है, और कोई मैंने अंडर इंश्योरेंस भी नहीं किया, मैंने फुल्ली कवर्ड हूं। तो इंश्योरेंस कंपनी तो नानुकुर कर ही नहीं सकता कि नहीं आपने तो मुझे इतना परसेंट, मैंने तो उसे 100% रिस्क ट्रांसफर किया है, तो लॉस का भी वो 100% उठाएगा। तो नेट क्लेम यहां क्या बनेगा? एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस यानी कितना? 1.5 लाख रुपया। मैं रुक गया सर। जब बोलेंगे, सारे बच्चे बोलेंगे क्लियर है, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मेरा पॉलिसी वैल्यू ज्यादा है स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से, इसका मतलब आई एम फुल्ली कवर्ड, मेरा कोई कम इंश्योरेंस नहीं है, मैं 100% कवर्ड हूं, 100% कवर्ड हूं। फुल्ली कवर्ड मतलब 100%। तो उस सिचुएशन नेट क्लेम क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं 100% कवर्ड हूं तो 100% लॉस का कवरेज मिलेगा। तो एक्चुअल लॉस जितना है वही मेरा क्या बन जाएगा? नेट क्लेम। नेट क्लेम इज इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस। नेट क्लेम इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है क्या? जरा बताना तो। बच्चे मन के सच्चे, आ रहा है ना मेरा आवाज? अभी तक मैंने जो बोला वो आपको समझ आ रहा है? हाँ, समझ में आया। ठीक है सर। तो इस बात को मैं थोड़ा लिखवा देता हूं सर, आपके लिए अच्छा रहेगा। सर, आप तो ये एग्जाम्पल में बोल रहे थे, आप तो ये एग्जाम्पल में बोल रहे थे कि एवरेज क्लॉज लिखा हुआ रहेगा, एवरेज क्लॉज जो है वो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ रहेगा, तब ये करेंगे। हाँ, तब करेंगे। सर, एक डाउट आ गया मन में फिर से। क्या डाउट है भाई फिर से? सर, मान लीजिए क्वेश्चन में एवरेज क्लॉज नहीं लिखा तो? हमारा मतलब मान लीजिए क्वेश्चन में लिख दिया कि द पॉलिसी इज नॉट कवर्ड बाय एवरेज क्लॉज। कितना सोचते हो भाई? इतना क्वेश्चन कैसे आता तुम्हारे दिमाग में? सुनो, प्रैक्टिकली जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी बनता है ना, सब में एवरेज क्लॉज होता ही है। जैसा तुम्हारा दिमाग पागलपंती की तरफ जाता है, वैसे तुम्हारा जो एग्जामिनर है क्वेश्चन बनाता है ना, वो भी ये पागलपंती करता है। सुन ले, प्रैक्टिकल लाइफ में तो एवरेज क्लॉज के बिना इंश्योरेंस पॉलिसी होता ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ कि। तो हाँ, एग्जाम में टीचर खेल सकता है, एग्जाम में टीचर लिख देगा दिस पॉलिसी इज नॉट कवर्ड बाय एवरेज क्लॉज। तब तब सुनो, ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से सुनना और समझना। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 2 लाख, मेरा एक्चुअल लॉस था 1.5 लाख, और मेरा पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख। हम अंडर इंश्योर्ड हैं कि फुल्ली कवर्ड हैं, इसके लिए दो चीजों को चेक करते हैं, ये दो। तो मैंने देखा कि मेरा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज ग्रेटर देन पॉलिसी वैल्यू। अगर पॉलिसी वैल्यू कम है, इसका मतलब हम क्या हैं? अंडर इंश्योर्ड है। हाँ सर, तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए ना। नहीं, वो तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि सब में बोल दिया है, टीचर ने बोला कि नहीं, एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं हो सकता, बोल दिया टीचर। तो क्या करेंगे? तो दिमाग लगाओ। अब इसका मतलब ये एवरेजिंग नहीं हो सकता। मान लो आप इंश्योरेंस कंपनी हो, आप इंश्योरेंस कंपनी, सोच के बताना। एक आदमी है, उसने पॉलिसी कराया है 1.5 लाख रुपया का। पॉलिसी कितने का कराया? 1.5 लाख का। और उसका लॉस हो गया
नहीं 1 लाख का, और एक्चुअल लॉस हो गया 1.5 लाख का। पॉलिसी वैल्यू था 1 लाख का, 1 लाख का इंश्योरेंस कराया आपसे, कवरेज किया है, और आपको आके बोलता है दो 1.5 लाख दो, 1.5 लाख दो, 1.5 लाख दो, मेरा नुकसान हो गया 1.5 लाख दो। तुम क्या 1.5 लाख देगा? एवरेज क्लॉज तो है नहीं, नॉर्मली एवरेज क्लॉज हो जाता है। यहां दिमाग लगाओ क्या करना है, तुम कितना देना चाहेगा तुम अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो। बोलो, क्वेश्चन समझे? मैं अंडर इंश्योर्ड हूं, मैं जानता हूं मैं अंडर इंश्योर्ड हूं, किंतु एवरेज क्लॉज अप्लाई करने बोलने से मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। किंतु अगर बोलेगा एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं कर सकते, अगर जबरदस्ती क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मतलब आपको बोल रहा है कि आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, कुछ और दिमाग लगाओ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आप उस आदमी को कितना रुपए दोगे? उसने इंश्योरेंस करवाया है 1 लाख का, लॉस हुआ है उसका 1.5 लाख का। सोचो ना बच्चे, सही है, अब सही बोल रहे हो, अब बोल रहे हो सर सही आप लोग कि सर 1 लाख रुपया, ठीक है ना। एक ही बच्चे ने जवाब दिया है 1 लाख रुपया, मोनाली गांगुली जी ने, और किसी ने नहीं। बाकी लोग क्या करेगा? तमुरा बजाएगा। बाकी लोगों से भी मुझे जवाब चाहिए बच्चे, एक बच्चा जवाब देगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं बंद करके चला जाऊंगा, मैं वीडियो भेज दूंगा, फिर वही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे जवाब चाहिए क्लास में, ये मेरा क्लास है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं वीडियो भेजना चालू कर दूंगा। सबका जवाब चाहिए, अनम्यूट करके बोल सकते हो, मैंने बोला तो। अगर पॉलिसी किसी ने 1 लाख का लिया आपसे और उसका नुकसान 1.5 लाख हो गया, आप उसको 1.5 लाख दोगे कि 1 लाख दोगे? हम्म, 1 लाख देंगे। अनिमेश बोला, श्वेता अभी बोल रही है, बोलना पड़ेगा बच्चे 1 लाख। करेक्ट है सर। तो इसका मतलब यहां पर आपका नेट क्लेम कितने का होने वाला है? 1 लाख। थोड़ा सा मैं खेलता हूं, मान लो आपका जो पॉलिसी है वो 1,80,000 का है, तो समझो स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 2 लाख है, पर आपका पॉलिसी 180 का लिया हुआ है। अभी भी आप अंडर इंश्योर्ड हैं, अभी भी आप अंडर इंश्योर्ड हैं। हाँ है सर, कम पॉलिसी लिया है सर मैंने। मान लो बोल रहा है एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, एवरेज क्लॉज अप्लाई करें, मना कर दिया क्वेश्चन में। हम लोग वर्स्ट केस का बात कर रहे हैं। आपको पता चला कि पॉलिसी वैल्यू 180 का है और वो आदमी बोल रहा है नुकसान 150 का हो गया है, कितना दे दोगे उसको? 180 दे दें? पिछली बार 1 लाख दिया था पॉलिसी वैल्यू, इस बार भी दे दें? सर क्यों? 1.5 लाख का नुकसान हुआ है तो हम ज्यादा क्यों देंगे उसको? उसको ये 1.5 लाख ही देंगे। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर अंडर इंश्योरेंस का केस है, मतलब आपका पॉलिसी वैल्यू कम है और स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर ज्यादा है, तो नेट क्लेम क्या होगा फिगर? पॉलिसी वैल्यू की एक्चुअल लॉस? सर यहां पर पॉलिसी वैल्यू आ रहा है और यहां पर एक्चुअल लॉस आ रहा है, हाँ तो दिमाग लगाओ। ऐसे सिचुएशन में लेना है विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वो होगा उसका नेट क्लेम। तो समझो अगर अंडर इंश्योरेंस का केस है और क्वेश्चन बोल दिया एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, तो उस केस में नेट क्लेम क्या होना चाहिए? पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर, पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर। सर आप लिखवाते नहीं हो? अरे मैं लिखवाऊंगा, समझा तो लूं पूरा पहला बात। यहां तक देख के बोलो क्या ये मेरा बात समझ में आया? अगर अंडर इंश्योरेंस में हो, अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो और एवरेज क्लॉज से कवर्ड हो, तब तो ये फॉर्मूला मार देना, काम खत्म। किंतु अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो किंतु एवरेज क्लॉज से गवर्नड नहीं हो, तो पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर आपका नेट क्लेम बनेगा।
जल्दी दिमाग में बैठाओ, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी दिमाग में बैठाओ। ठीक है सर, मैं भूल जाऊंगा, लिखवा दोगे ना? अरे लिखवाऊंगा बच्चे, रुकना। वेरी गुड। मान लो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 2 लाख का, और आपका पॉलिसी वैल्यू है 2.5 लाख का, और आपका एक्चुअल लॉस है 1.5 लाख का, और बोला कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, द पॉलिसी इज नॉट कवर्ड बाय एवरेज क्लॉज। तो बता नेट क्लेम क्या देगा? तुम इंश्योरेंस कंपनी है, अब तुम ओवर इंश्योर्ड तो बोलेगा नहीं, यू आर फुल्ली कवर्ड। फुल्ली कवर्ड का केस है, कितना देगा? 1.5 लाख। अगर फुल्ली कवर्ड है तो जितना नुकसान है उतना, सोचना ही नहीं है ना। अच्छा मान ले मैं 1.5 लाख आता हूं, मान ले, नहीं तो ऐसे लिखा रहने दे, बगल में करते हैं इजी रहेगा। मान ले एक्चुअल लॉस 2 लाख का है, तो बोलो तो नेट क्लेम कितने का बनेगा? स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 2 लाख है, एक्चुअल लॉस भी 2 लाख है, आप ओवर इंश्योर्ड हो। ओवर इंश्योर्ड तो बोलना नहीं चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए? ओवर इंश्योर्ड नहीं, यू आर फुल्ली कवर्ड। तो बताओ इस वक्त नेट क्लेम कितना रुपया का होगा ऐसे सिचुएशन में? एक्चुअल लॉस 1.5 लाख का नहीं है, 2 लाख का है। वेरी गुड सर, 2 लाख ही तो होगा, 100% कवर्ड है। तो सर जितना नुकसान हुआ है, मतलब जो एक्चुअल लॉस है वही नेट क्लेम बन जाएगा। चलो तीसरा केस सोचो। मान लो कि आपका एक्चुअल लॉस 2,80,000 है, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 2 लाख है, पॉलिसी वैल्यू 2.5 लाख है, और एक्चुअल लॉस 2,80,000 है। तो जल्दी बताओ नेट क्लेम कितने का होगा? मर जा नालायक लोग, मर जा। ये सिचुएशन हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है। सर क्यों? गोडाउन में माल 2 लाख का था और जल गया 2,80,000 का माल, ये कैसा हिसाब है भाई? गोडाउन में 2 लाख है तो ज्यादा से ज्यादा 2 लाख का माल जलेगा, 2,80,000 का कहां से जल गया भाई तुम्हारा एक्चुअल लॉस? देखते इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा घपला वाला, 1 रुपया नहीं मिलेगा, वहां जीरो देगा तुमको लोग, जीरो। बोलेगा अच्छा 2 लाख का माल था, 2,80,000 जल गया। बोले इंडिया में ही होता है ये सब चीज, तो भैया ये ऐसा केस हो ही नहीं सकता। तो इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप फुल्ली कवर्ड हो, फुल्ली कवर्ड, तो नेट क्लेम क्या होता है? जो एक्चुअल लॉस है वही आपका नेट क्लेम बनेगा। मजा का बात समझो, मजा का बात सोचो कि हमने एवरेज क्लॉज जब अप्लाई हो रहा था तो भी तो वही बोला था। मतलब अगर हम फुल्ली कवर्ड हैं तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हम एवरेज क्लॉज से कवर्ड हैं कि एवरेज क्लॉज से कवर्ड नहीं है, क्योंकि फुल्ली कवर्ड में जो एक्चुअल लॉस है वही तो नेट क्लेम बन जाता है। दिमाग लगा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। समझ में आया? तो मैं नेट क्लेम के लिए आपको नोट्स लिखवा देता हूं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा ठीक रहेगा। मैं नोट्स लिखवा देता हूं आपको, एक सेकेंड। ये थोड़ा नाच रहा है, इसको नाचने दो, स्क्रीन पे थोड़ा गंदा हो गया। तो मैं नेट क्लेम के लिए ऐसे आपको थोड़ा सा नोटिंग करवा देता हूं सुंदर से। नेट क्लेम में दो सिचुएशन बनेगा। दो सिचुएशन है, क्या सर दो सिचुएशन है? हाँ, या तो आप अंडर इंश्योर्ड होंगे
या तो आप फुल्ली कवर्ड होंगे। सर अंडर इंश्योर्ड होंगे ये कैसे पता चलेगा? अंडर इंश्योर्ड का मतलब है स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्यादा होगा किससे? पॉलिसी वैल्यू से। इसका मतलब ही है आप कौन है? अंडर इंश्योर्ड है। और अगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कम है और आपका पॉलिसी वैल्यू ज्यादा हो जाता है, मतलब यू आर फुल्ली कवर्ड। अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो, अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एवरेज क्लॉज से गवर्नड हैं कि एवरेज क्लॉज से गवर्नड नहीं है। दो केस बनेगा ना। इसका मतलब आपको ये चेक करना है इफ पॉलिसी इज कवर्ड बाय एवरेज क्लॉज। हाँ, पॉलिसी कवर्ड एवरेज क्लॉज है, हम अंडर इंश्योर्ड है, पॉलिसी कवर्ड बाय एक्चुअल लॉस, सॉरी एवरेज क्लॉज। सो इन सच सिचुएशन नेट क्लेम के लिए फॉर्मूला बना दिया गया है, दैट इज एक्चुअल लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। किंतु परंतु इफ पॉलिसी इज नॉट कवर्ड बाय एवरेज क्लॉज, किंतु पॉलिसी अगर एवरेज क्लॉज से कवर्ड नहीं है, अगर पॉलिसी आपका एवरेज क्लॉज से कवर्ड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में नेट क्लेम इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ पॉलिसी वैल्यू एंड एक्चुअल लॉस। शायद मैं समझाने में कामयाब रहा आपको यहां तक। मैंने झंझट तभी है जब अंडर इंश्योरेंस है। एवरेज क्लॉज से कवर्ड हो, फॉर्मूला मार दो। एवरेज क्लॉज से कवर्ड नहीं हो तो पॉलिसी वैल्यू और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लोअर ले लो। यहां तक सबका लिखना हो गया क्या? जरा बताना तो यस नो में। अगर हो गया तो यस लिखो, नहीं हुआ अगर वेट करना है तो वेट लिखो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सारे बच्चे लोग यस बोल रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों का हो गया। सारे बच्चों ने, क्योंकि जो लोग नहीं बोलेगा हम उम्मीद करेंगे हो गया उनका भी, ठीक है ना। तो भैया अगर फुल्ली कवर्ड है तो भैया, अगर आप फुल्ली कवर्ड हैं तो फिर क्या होगा? तो फुली कवर्ड है, अरे इफ पॉलिसी
is covered or not covered by average clause. Doesn't matter. हाँ सर, doesn't matter. सर क्यों doesn't matter? क्योंकि ऐसे सिचुएशन में नेट क्लेम इज नथिंग बट एक्चुअल लॉस. जो एक्चुअल लॉस है वही नेट क्लेम बनेगा. जो एक्चुअल लॉस है वही नेट क्लेम बनेगा. जो एक्चुअल लॉस है वही नेट क्लेम बन जाएगा. बस तीन स्टेप का कहानी है सर. अब किसी से भी जाके पूछना नेट क्लेम कैसे निकलता है, सब कोई बस ये फॉर्मूला देके छोड़ देगा, बोले ये है फॉर्मूला कर लो. गलत हो जाएगा सर, बहुत गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा काम कर दिए तो. आपको सिचुएशन समझ के करना है. सर 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 मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि क्वेश्चन पेपर में बोल देगा कि पॉलिसीज कवर्ड बाय एवरेज क्लॉज या पॉलिसीज नॉट कवर्ड बाय एक्चुअल लॉस. हाँ, कवर्ड बोलेगा तो फॉर्मूला मार देना, कवर्ड नहीं बोलेगा तो तुमको पता ही है क्या करना है. ठीक है सर. सर 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 सर, सर. हम बोला हाँ. बोले मान लीजिए क्वेश्चन में बोला ही नहीं तो. हम बोले मतलब. बोले सर क्वेश्चन साइलेंट है. बोला कैसे साइलेंट है भाई. बोला क्वेश्चन ये बोला ही नहीं कि एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल है कि नहीं है. तो तुम सोचो प्रैक्टिकली क्या होता है. जितने भी पॉलिसी होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ा देर पहले, सारे पॉलिसी एवरेज क्लॉज से कवर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं. बताओ अभी क्या बताया था. प्रैक्टिकली क्या होता है, सारे पॉलिसी एवरेज क्लॉज से कवर्ड होते हैं कि नहीं होते हैं. होते हैं. तो एजम्पशन भी वही लेना. मतलब अगर क्वेश्चन पेपर साइलेंट है तो हम लोग ये एजम्पशन लेंगे कि द पॉलिसी इज कवर्ड बाय एवरेज क्लॉज, और फिर नेट क्लेम अकॉर्डिंगली निकाल लिया जाएगा. समझ में आ रहा है. तो एक हेडिंग लगा दो यहां पर नीचे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये देखो इसको ऐसे बनाओ. ऐसे उंगली करके दिखा रहे हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का एग्जाम में. पॉइंट्स टू रिमेंबर. हाँ सर बोलो. पॉइंट नंबर 1, if question is silent about applicability of average clause, then always assume that the policy is covered by एवरेज क्लॉज. तो पॉलिसी एवरेज क्लॉज से कवर्ड मानेंगे तो नेट क्लेम निकाल लेंगे आराम से. अरे भाई कवर्ड होगा तो ही तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ही तो स्टेप बढ़ेगा आगे. 99% सब में आपको कवर्ड बाई एवरेज क्लॉज बोल देगा, नहीं बोलेगा तो भी कवर्ड ही है, और अंडर इंश्योरेंस ही देगा, तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे ना. नहीं तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, झंझट ही खत्म हो जाएगा. सर 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 एक और डाउट आ गया. क्या डाउट है सर. ये जो आप सबसे पहला स्टेप है कि आप अंडर इंश्योर्ड हैं कि फुल्ली कवर्ड हैं, ये चेक करने के लिए सर अपने को चाहिएगा स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर और पॉलिसी वैल्यू. हाँ सर, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर तो हम निकाल लेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना के, वो तो मेरा जिम्मेदारी है एग्जाम में, वो तो हम कर ही लेंगे. वो तो हम किसी का चेहरा नहीं देखने वाले, वेट नहीं करेंगे.
किंतु सर क्या पॉलिसी अमाउंट या पॉलिसी वैल्यू क्या आपको दे देगा? हाँ, एग्जाम में पॉलिसी वैल्यू हमेशा दे देगा, नहीं तो तुमको क्या पता चलने वाला है भाई कि पॉलिसी वैल्यू कितना रुपया का लिया पॉलिसी? वो तो उन लोगों को पता होगा, बताएगा वो लोग। हाँ तो सर मान लीजिए, चलो पॉलिसी वैल्यू तो दे ही देगा। सर मान लीजिए पॉलिसी वैल्यू दिया ही नहीं है, तो कितना एज्यूम करेंगे? मैं चार ऑप्शन देता हूं, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। क्या एज्यूम करेंगे? कुछ एज्यूम मत करना। अगर पॉलिसी वैल्यू नहीं देगा तो हम लोग हमेशा एज्यूम ये करेंगे कि मेरा जो स्टॉक है वो फुल्ली कवर्ड है। हम झंझट में जाएंगे नहीं फिगर के, हम क्या एज्यूम कर लेंगे? फुल्ली कवर्ड है। समझ में? और अगर फुल्ली कवर्ड है तो झंझट ही खत्म। एवरेज क्लॉज अप्लाई है नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लॉस विल बिकम योर नेट क्लेम। अगर पॉलिसी वैल्यू दे दिया ठीक है, किंतु अगर पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया तो अज्यूम कर लेंगे कि हम लोग का स्टॉक फुल्ली कवर्ड है और वो जो एक्चुअल लॉस है वही नेट क्लेम बन जाएगा। तो सर 2 नंबर पॉइंट आपको याद रखना है। इफ पॉलिसी वैल्यू is not given in question, then we will assume that the stock is fully covered and therefore net claim will be equals to actual loss। काम खत्म मेरा वहीं पर ही। हाँ ऐसा डब्बा बना के रख लो, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। सर सम नहीं करा रहे हो आप? भैया हम इतना जल्दी सम में जंप करते ही नहीं है, मैं तो पहले कॉन्सेप्ट्स लेके बात करता हूँ। कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर सम में जाएंगे। सम खत्म करने में टाइम नहीं लगता है। सम के थ्रू सीखोगे टेम्पररी सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीख लो सारा सम हो जाएगा। बोलो यहां तक हो गया मेरा? बच्चों लोग का हुआ? श्वेता जी ने बोला यस हो गया, और किसी का हुआ नहीं लगता है। नियति का भी हो गया, मोनाली का भी हो गया, और वंशिका का भी हो गया। जो जवाब नहीं दे रहे हैं भगवान जाने उनका क्या हुआ। चलो अज्यूम करते हैं हो गया, अज्यूमिंग क्या आपका हो गया है। आगे लिखिए, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड, एडिशनल कॉन्सेप्ट्स टू बी कवर्ड। इसमें लिखो concept number 1, if GP percentage is not given in question, सर
समझे नहीं सर? यहां तक हो गया और हेडिंग वेडिंग लिखना तो डन लिखो, फिर मैं समझाता हूं। कोई बड़ा बात नहीं है समझने का भाई, जैसे बोल रहे समझे नहीं समझे नहीं, कोई बड़ा बात थोड़ी ना है, एकदम मजे में समझेंगे यार। कोई डन नहीं लिख रहा यार, क्या बात है? डन 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 बोलो, यहां तक लिखना हुआ तो। हम्म। डन। सुनो भैया, अगर मैं अपना अभी तक का कहानी को रिवाइज करूं तो टोटल 3 स्टेप का खेला है। पहला स्टेप में मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाओ, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर निकालो। सेकंड स्टेप में स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से स्टॉक सेव्ड को लेस करो, एक्चुअल लॉस निकालो। और तीसरा स्टेप है नेट क्लेम निकाल लो। अब क्या है, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है वो ये देख के समझ जाता है भैया ये तो बहुत आसान सा चीज है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं, इतना इजी है। चलो स्टूडेंट का लाइफ जहन्नुम बनाते हैं। क्या क्या जहन्नुम क्या किया? वो क्या करेगा, आपको ये जीपी परसेंटेज, जो एवरेज जीपी परसेंटेज में बोल रहा था, वो देगा ही नहीं। बुझ जाओ, नहीं देंगे। तो इसका मतलब अब ये जीपी परसेंटेज आपको निकालना है, एवरेज जीपी परसेंटेज। आप मोटा मोटी सेल का कितना परसेंट कमाते हैं? हाँ, तो वही नहीं देगा तो क्या करोगे? क्योंकि देखो अगर नहीं देगा तो आप कहां फंस जाओगे, जीपी नहीं निकलेगा तो स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर नहीं निकलेगा, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर नहीं निकलेगा तो एक्चुअल लॉस नहीं निकलेगा, और एक्चुअल लॉस नहीं निकलेगा तो नेट क्लेम भी नहीं निकल पाएगा, तो पूरा सम स्टक हो जाएगा। तो सम का जो मेन जगह है ना, वो लोग ब्लॉक कर देगा। तो क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हमको खुद को जीपी रेट निकालना पड़ेगा। तो वही मैंने कॉन्सेप्ट वन में लिखा कि मान लो कि जीपी रेट नहीं दिया क्वेश्चन में, तब आप क्या करोगे? तो लिखो, इन सच सिचुएशन वी नीड टू calculate GP percentage. For this purpose, we need to prepare trading account of previous year to ascertain gross profit of previous year. अगर जीपी परसेंटेज नहीं दिया तो मैं जीपी परसेंटेज निकालूंगा। अब जीपी परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो जीपी चाहिए। अब इस साल का तो डेटा होगा नहीं आपके पास, तो आपको क्या करना है, जो पिछला साल था, लास्ट ईयर था ना, उस साल का ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। तो क्यों बनाएंगे? जीपी निकालने के लिए। ऐसे लिखते ना बचपन में, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा ईयर एंडेड। हमारे एग्जांपल में चलोगे तो फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2019 होना चाहिए, क्योंकि मेरा करंट ईयर 2020 था, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 19 का। ऐसे लिख देता हूं, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग बनाना है। प्रीवियस ईयर मतलब सर लास्ट ईयर, जो पिछला साल गया। आप ध्यान दो, मैंने यहां ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग नहीं लिखा। इसका मतलब यहां से बैलेंसिंग फिगर कौन सा निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, क्या निकलेगा बैलेंसिंग फिगर? सोच के बताओ। मैंने लॉजिक समझा दिया था तुमको, अगर आप लॉजिक याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जीपी निकालना है, तो वो लोग क्या करेगा एग्जाम में, वो गायब कर देगा, किंतु बाकी पिछले साल का सारा डेटा दे देगा। वो लोग आपको पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दे देगा, पिछले साल का, पिछले साल का वो लोग परचेज दे देगा पूरा,
नहीं देगा तो आप करोगे कैसे? पिछले साल का डायरेक्ट एक्सपेंस दे देगा, 99% देता भी नहीं है सर ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस सब में। पिछले साल का सेल वेल दे देगा, सेल सेल सेल, और पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी दे देगा। हाँ भाई, पिछले साल का ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, यही तो हमारा मेमोरेंडम में जाके क्या बना था, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। देखो मेमोरेंडम का आ गया, ये रहा, यही तो मेरे मेमोरेंडम में जाके इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। तो ये हो गया सर। अब यहां से बैलेंसिंग फिगर आप क्या निकालने वाले हैं? राइट, ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, इसीलिए ट्रेडिंग है, मेमोरेंडम नहीं है। और कोई फिगर निकालते तो इसको मेमोरेंडम बोलना पड़ता है, लोग जानते नहीं इस बात को। मैं चलो चैलेंज करता हूं इस बात के लिए। आप एक काम करो, किसी से भी पूछ के आओ मेमोरेंडम ट्रेडिंग को मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्यों बोलते हैं। इतना अलग अलग स्टोरी सुनेगा ना तुम पगला जाएगा। ट्राई कर लेना। कोई दोस्त कहीं और पढ़ता हो, उसका अगर चैप्टर हो गया पूछ लेना। हाँ सर, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए फिर। अरे भाई, हमको तो जीपी परसेंटेज निकालना है ना। बचपन में कभी किया होगा तो पता होगा, इसको जीपी रेशियो भी बोलते हैं। जीपी रेशियो भी बोलते हैं। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 है। अरे बाबा कुछ नहीं, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाला आएगा, ये है सेल, ये यहां बैठा देना, इनटू 100। मैंने कलर कोऑर्डिनेशन किया, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। सर सर सर, क्या हुआ? ये तो जीपी परसेंटेज लास्ट ईयर का ना निकला है। हाँ, आप तो ऊपर चिल्ला रहे थे कि हम लोग एवरेज लेते हैं जीपी परसेंटेज। हाँ, इसके बाद हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा जीपी परसेंटेज या जीपी रेशियो कांस्टेंट है, हर साल सेम है, तो यूनिफॉर्म है, जिसको यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, सेम है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होगा तो एवरेज जीपी रेट भी यही बन जाएगा। तो ये जो जीपी रेट दिया हुआ है ना बच्चे, यही जीपी रेट ये ले लेते हैं, अज्यूमिंग कि मेरा जीपी रेट यूनिफॉर्म है। ठीक है ना? आप चाहो तो ऐसे लिख के रख लो अपने अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए। दिस जीपी परसेंटेज will be considered assuming GP percentage is यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम है, हर साल का जीपी रेट सेम है। तो पिछले साल का अगर मान लो आंसर ये 20 निकला है, तो हम बोले चाह रहे इसके पहले साल का भी 20, इसके पहले साल का भी 20, इसके पहले साल का भी 20 है, तो एवरेज करोगे तो क्या आएगा 20, तो यही जीपी रेट लेके सॉल्व हो जाता है। अच्छा ये बात है सर। हाँ हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन बोल देगा current year's GP rate will be 5% more than previous year, या फिर ऐसे बोलेगा there is a upward trend in GP percentage 5%। मतलब पिछले साल का जो जीपी रेट है उसमें इस साल का जीपी रेट 5% ज्यादा है, ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में, तो क्या करोगे सर? क्या करेंगे? 20 निकल गया पिछले साल का, इस साल का 5 जोड़ देंगे, 25 बोल देंगे। बात समझ में आया मैं क्या बोला? ऐसे बोल देगा कि करंट ईयर का जीपी रेट पिछले साल से 2% कम है, तो पिछले साल का अगर 20 है तो करंट ईयर का निकालने के लिए क्या करोगे, -2 करके 18 बोल देना। 99% ये सब बात बोलेगा नहीं। मैं बता रहा हूं सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कैसे खेल सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसका तो नोटिंग का जरूरत नहीं है, ये तो दिमाग में रख ही लोगे। हाँ सर, हाँ सर, ये तो हो जाएगा सर। अगला लिखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2, इफ GP percentage is given for
फॉर मल्टीपल ईयर्स। हाँ सर समझे नहीं सर, अब क्या लिख देते हैं ना, कभी कभी ना हम समझ ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझोगे सर? ध्यान से सुनो मेरा बात, सब समझ में आएगा। हेडिंग वेडिंग यहां तक लिखना हो जाए तो मुझे कंफर्म करो, डन, एक एक बच्चा, तो फिर मैं आगे बोलूंगा। सो डन है सर, सर डन है, डन है, गुड। सुनो, मैं रफ में लिख रहा हूं, आप पहले आंसर देना, मैं सुंदर से सजा के लिखूंगा। मान लो आपके यहां पर आग लगा 2020 में। वो लोग क्या किया, आपको लास्ट 5 साल का जीपी रेट दे दिया। सर 5 साल का मतलब 2019 का, 2018 का, 2017 का, 2016 का और 2015 का। लास्ट 5 साल का जीपी रेट दे दिया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल का। मान लो ऐसे दिया 18%, 20%, 19%, 17%, 25%। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर ऐसे आपको जीपी परसेंटेज दे दिया कई सालों का, तो आप मेमोरेंडम में जो जीपी परसेंटेज कंसीडर करोगे कौन सा वाला करोगे? 18, 20, 19, 17 की 25? बताओ, आप जीपी रेट कौन सा कंसीडर करोगे? विच वन विल बी गुड फॉर यू? हाँ एवरेज होगा। मैं तो पहले लाइन में चिल्ला के आया था कि हमें एवरेज जीपी रेट लेना है, तो इसका एवरेज कर लेना। सिंपल एवरेज होता है, जानते हो सिंपल एवरेज? 18 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 25, 5 साल का है, डिवाइड बाय 5 करके एक रेट आएगा, वो जीपी रेट लेके आप सम सॉल्व करोगे। बोलो, बात समझ में आया? तो अगर कई साल का जीपी रेट दे दिया है बच्चे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा। हाँ सर, क्या करना पड़ेगा सर? एवरेज करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखो, मान लो लास्ट 5 साल का जीपी रेट दिया है 15, 16, 17, 18, 19। पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 साल का दिया है। मान लो ऐसे दिया 18%, 20%, 25%, 28%, 30%। सर एवरेज करेंगे। हाँ, मगर यहां पर और पिछले एग्जाम्पल में एक फर्क है। अगर आप पिछला एग्जाम्पल ध्यान दोगे, 18 से 20 थोड़ा बढ़ा, 20 से 19 गिर गया, 19, 17 और गिर गया, फिर 25 बढ़ गया। यहां पर जीपी परसेंटेज फ्लक्चुएटिंग था, बढ़ रहा है, कम रहा है, बढ़ रहा है, कम रहा है, ऐसा था, फ्लक्चुएटिंग था, कोई ट्रेंड नहीं था यहां पर। किंतु परंतु अगर आप इन परसेंटेज में देखोगे, 18 से 20 थोड़ा बढ़ा, 20 से 25 और बढ़ गया, 25 से 28 और बढ़ गया, 28 से 30 बढ़ गया। तो क्या आपको यहां पर एक अपवर्ड ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है कि बढ़ रहा है जीपी रेट हमेशा? तो ये अगर कभी भी आपको जीपी परसेंटेज दिया और उसमें ट्रेंड दिखाई दे रहा हो, तो हम लोग एवरेज करेंगे। इस एवरेज को बोलते हैं वेटेड एवरेज। कभी सुना बचपन में? वेटेड एवरेज निकालेंगे। वेटेड एवरेज सीखे हो तो क्या करोगे? 18 इंटू 1 पहला साल के साथ, प्लस 20 इंटू 2, प्लस 25 इंटू 3, प्लस 28 इंटू 4, प्लस 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ये पांचों साल को जोड़ देना, काम खत्म। ये वेटेड एवरेज होता है।
आई होप आपने मैथ्स में वेटेड एवरेज किया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास 11-12 आप पढ़ाई किए हैं, पास हो के आए हैं यहाँ तक, और अगर आप पास हो के आए हैं तो वेटेड एवरेज तो सीखा ही होगा। नहीं समझा? फर्स्ट ईयर था ना 18 इंटू 1, सेकेंड ईयर था 20 इंटू 2, 25 इंटू 3, 20 इंटू 4, ये, और फिर सबको प्लस करके लिख दो। अगर स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत किया तो समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, मीन का फॉर्मूला, छोड़ो वो सब नहीं बोलते। बस इतना बोलो, समझ में हम क्या बोले? ठीक है, मैं लिखवा देता हूं इस पॉइंट को आपको। क्या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है कहीं पर रफ में? आपको भी ये बात लिख के रखना है, मन कर रहा है लिखने का तो एक बार साइड में आप भी लिख लो। मैं सुंदर से लिखवा दूंगा, पर आपको कोई रफ में अगर एग्जांपल लिखना है तो लिख के रख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेना। बोलो मैं वेट करूं कि डन है, आगे बढ़ूं? एक बच्चा लिखा है डन, नियति जी लिख रहे हैं डन, मोनाली जी लिख रही हैं डन, बाकी का पता नहीं डन डना डन क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं डन, तो मैं इसको लिखवा देता हूं। लिखो, इफ GP percentage is given for more than 1 year, then we should find average GP percentage as follows. If GP percentage is fluctuating, अगर फ्लक्चुएटिंग है देन कौन सा एवरेज लेंगे? इतना ही बोलो, सिंपल एवरेज करेंगे कि वेटेड एवरेज? सिंपल एवरेज के लिए S, वेटेड एवरेज के लिए W लिख दो। सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज? सिंपल एवरेज इफ जीपी, तो हम लोग क्या निकालना है? सिंपल एवरेज जीपी रेट निकालना है। सिंपल एवरेज जीपी परसेंटेज निकाल लेना। एंड इफ जीपी परसेंटेज इज इन ट्रेंड, सर अगर वो ट्रेंड में है तो तब हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज जीपी परसेंटेज। तब हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज जीपी परसेंटेज। सर आप सम नहीं कराए अभी तक? आज होगा ही नहीं सम, मैं तो कल कराऊंगा सम। तो हम लोग चले जाएं? अरे नहीं रुको, एक और कॉन्सेप्ट बाकी आज का, उसके बाद हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3, if stock given is undervalued or overvalued. सर क्या लिखे हैं समझाऊंगा, यहां तक लिख लो, डन बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं समझाऊंगा। और अभी मैं जो बोलने वाला हूं ना, अगला 5 मिनट से 7 मिनट बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा सर। मैं पहले से बता दे रहा हूं, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो अच्छा बात है, आपका मैथ्स ठीक नहीं है तो एक तो मैथ्स ट्रिक का मेरा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाना, द काउंटिंग गेम मेकिंग नंबर्स फन वाला, उसके अंदर
मैथ्स ट्रिक बोल के एक वीडियो डाला हुआ है, 10 से 15 मिनट का है, वो पक्का से देख लेना सर, क्योंकि वो सब बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा। वैसे कोई देखा है आप लोग में से वो मैथ्स मंत्रा वाला मेरा वीडियो? यस सर, श्वेता जी ने देखा है। मेरा मंत्र याद है, जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। बस जिसने देखा उनको पता है, बाकी लोग छोड़ दो। सुनो जी, अब जो बोल रहे हैं एकदम गौर से सुनोगे, गौर से सुनोगे। ये जो चैप्टर कर रहे हैं ना इंश्योरेंस क्लेम, इसमें जब भी आप ये अकाउंट्स अकाउंट्स बनाते हो ना, मेमोरेंडम, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब जो बनाते हो, आप एक बात ध्यान से बैठा लो दिमाग में कि इस चैप्टर में आप अकाउंटेंट नहीं हो। अकाउंट्स का नॉलेज का कोई जरूरत ही नहीं है सर। एक्चुअली चैप्टर अकाउंट से रिलेटेड है ही नहीं सर। अकाउंटेंट नहीं, हाँ आपको अकाउंट्स का सारा रूल्स नहीं जानना है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं जानना, आपको लॉ नहीं जानना है, बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि आप इस चैप्टर में, आप अकाउंटेंट नहीं हो, आप एक सर्वेयर हो। सर हम कौन है? सर्वेयर। सर सर्वेयर कौन होता है? सर्वेयर वो आदमी होता है जो इंश्योरेंस कंपनी का आदमी होता है, जो आके नेट क्लेम निकाल के बताता है कितना क्लेम है। तो आपके यहाँ कितने का माल जला, वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग एक्चुअली में वो खुद बनाता है, वो सब बैठ के आपके सामने ही बैठ के बनाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो सर्वेयर का काम क्या है? सर्वेयर का मेन काम है आपको निकाल के देना कि आपके गोडाउन में जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में कितने कॉस्ट का माल पड़ा हुआ है, उसका वैल्यू बढ़ गया था, घट गया तो सब तेल लेने जाए। सर्वेयर का काम सिर्फ इतना है कि वो मेमोरेंडम ट्रेडिंग जब बनाएगा, बना के वो जो क्लोजिंग स्टॉक निकाल के देगा, स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर, उसका कॉस्ट निकाल के देता है कि भैया जिस दिन आग लगा था उस दिन गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ था उसका कॉस्ट कितना था, उसका कॉस्ट कितना है, उसका जिम्मेदारी है। एक बात समझो, मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आप बात समझो, देखो समझ में आए तो। मान लो मैं एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। हाँ सर बनाइए। मैंने लिखा मेरा ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट था 1 लाख रुपया कॉस्ट। मैंने जो माल परचेज किया था उसका कॉस्ट था मान लीजिए 5 लाख। मैंने जो माल सेल किया था, मान लो सेल किया था 10 लाख का। अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा हमको निकालना है। मेरा जीपी रेट 20% था। जीपी रेट 20%, तो सेल भैया अगर आपका 10 लाख है तो 10 लाख का 20% प्रॉफिट होता है सर 2 लाख। हाँ सर, ध्यान से समझते रहना सर। तो सर नहीं, इसको कर देते हैं 40%, ये हो जाएगा 4 लाख। सॉरी, इससे भी नहीं होगा भाई, सेल का फिगर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा सेल का फिगर बढ़ा देता हूँ, नहीं तो चलेगा नहीं। हो तो जाएगा इस, हम तुमको समझा नहीं पाऊंगा मैं एक्चुअली। चलो 15 लाख है सेल। हम्म, तो ये हो गया 6 लाख का फिगर, ये फिगर है। तो 6 + 5 11 + 1 ये हो गया 12 लाख। अरे हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड रुक जा, हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया। एग्जाम्पल से जाने तो मुझे 15 लाख है ना, 15 से ज़्यादा आना चाहिए ना, 6 लाख 9 लाख आना चाहिए। एक सेकंड, जीपी परसेंटेज कर देते हैं। हाँ सॉरी, मैं 50% जीपी रेट रख दिया, तो यहाँ तो ज़्यादा आना चाहिए। हाँ ठीक है, 40% रखो। मैं थोड़ा फिगर चेंज करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। 15 4 ज़ा 60, 6 लाख। और मेरा जो परचेज है ना, मैंने परचेज गलत लिख दिया। मैं परचेज मेरा
10 लाख का है। ठीक है, चलो अगर ऐसा सिचुएशन है बच्चे, तो मैं देख रहा हूं मेरा टोटल आ रहा है कितना, 17 लाख। इधर टोटल भी 17 लाख होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना निकलना चाहिए, 2 लाख रुपया। तो मुझे पता है कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का है। मेरा ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट में लिखे थे, परचेज का भी हमने कॉस्ट ही लिखा था, सेल तो सेल वैल्यू में है, यहां से प्रॉफिट माइनस किया तो कॉस्ट ही तो आ गया, करके सब कॉस्ट में आ गया। अब मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 90,000 और तुमको क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। एकदम कंसंट्रेशन से सर, ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट? कोई अनम्यूट करके बोल पाएगा? ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड 10% बिलो कॉस्ट, कोई अनम्यूट करके बोलेगा क्या मतलब इसका? बोलो बोलो श्वेता जी, बोलो, बोलना चाहेंगे तो बोलो। देख बोलेगा ही नहीं। मोनाली जी आप बोलिए, आपको बहुत अनम्यूट करने का मन है, बोलिए ना, मुझे पता है आपका मन कर रहा है बोलने का। मोनाली बोलो, चलो मोनाली बोलेगी आज। मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10% बिलो कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 90 है और मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 10% बिलो कॉस्ट। मोनाली जी इसका मतलब क्या, समझाइए जल्दी बोलो, लेट करोगे क्लास लेट से खत्म होगा। हम्म 1 लाख भूल जा, ये भूल जा, ये भूल जा, ये नहीं दिया हुआ। चलो ओपनिंग स्टॉक बोला है 90,000 एक सम में और वहां लिखा है 10% बिलो कॉस्ट वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट 100 रुपया है तो हमने इससे वैल्यू कितना में किया ये बताओ। बोला तो 10% बिलो कॉस्ट। हाँ 90 में क्या है, इतना बड़ा चीज थोड़ी ना है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब वैल्यू 90 में हुआ ना, बस। अब म्यूट कर ले। तो कॉस्ट में से अगर कॉस्ट 100% है, वो लोग 10% बिलो मतलब कम कर दिया, मतलब उसने वैल्यू कितने में किया है, 90 में किया है। इसका मतलब ये जो 90,000 है, सिर्फ यस नो में बोलो, ये 90,000 जो दिया है, क्या ये ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट दिया है कि कोई और वैल्यू दिया है? कॉस्ट है, यस और नो? नहीं कॉस्ट नहीं है सर, ये तो कॉस्ट नहीं है सर। तो समझो अब गड़बड़ क्या होगा, मान लो हम इसको ओवरलुक करके यहां 90,000 ले लेते हैं। अगर आप 90 ले लोगे तो अब सोचो ये क्लोजिंग स्टॉक तो 1,90,000 आएगा, विच इज रॉन्ग। क्यों सर? क्योंकि तुमने ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट अगर कंसीडर नहीं किया तो ये फिगर जो बैलेंस है वो भी तो सही, यानी कॉस्ट नहीं है, वो कुछ और आ रहा है। हाँ, तो हमें करना क्या है, हमें कॉस्ट कंसीडर करना है। तो जब भी ये लोग ऐसे करेगा कि स्टॉक का वैल्यू कम बेसी करके देगा, तो आप कम बेसी वाला मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आप सर्वेयर हो, आपको तो कॉस्ट निकालना है, आपको अकाउंट्स का वैल्यूएशन से मतलब नहीं है। सर हम बचपन में एस पढ़े थे, एस 2, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो लोअर वैल्यू किया होगा ठीक ही, तो क्या वो ज्ञान नहीं देना, मैंने बोला ना अकाउंट्स नहीं, तुम सर्वेयर हो, औकात में रहो, कॉस्ट लिखोगे सब कुछ। तो ऐसा सिचुएशन में अगर मुझे अपना ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट पता करना है तो कैसे करेंगे? क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 90,000 है इट इज रिप्रेजेंटिंग 90%? हाँ, पर मुझे चाहिए कॉस्ट यानी 100%। तो जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो, 90% को 90 से डिवाइड कर दो, 90,000 को 90 से डिवाइड कर दिया। क्या चाहिए? कॉस्ट। जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो।
और जिसको मैथ समझ में आता है वो समझ गया होगा मैंने क्या किया करके। मुझे पता चला कि मेरा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 1,00,000। एक बच्चा बोला सर क्या पागलपंती की है, 10% कम कर दिया था तो 90,000 के साथ 10% जोड़ दीजिए ना। पागल का बच्चा, हम तुम्हारे साथ जबान नहीं लड़ा सकते। तुम्हारा मैथ्स अलग लेवल का है। मेरा मैथ्स मंत्रा वाला वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो मेरा बोलने का मेन मोटिव ये है कि अगर वो लोग कभी भी उल्टा पुल्टा वैल्यू करके दे रहा है, जस्ट इग्नोर इट। उसका कॉस्ट निकाल के आप हमेशा जब बनाओगे तो यहां पर वो कॉस्ट लिखना। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपको क्लोजिंग स्टॉक का सही कॉस्ट पता चल जाएगा, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक था जिसमें आग लगा है उसका कॉस्ट कितना था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर एक डाउट है सर, यहां तो कम वैल्यू किया था, अंडर वैल्यू किया था, ज्यादा वैल्यू कर सकते हैं। हाँ, मान लो आपको ऐसे दिया किसी सम में कि ओपनिंग स्टॉक आपका 3,30,000 है और नीचे लिख दिया कि ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड 10% अबव कॉस्ट। लो जी, कर लो बात। तो समझने का क्या बात है, अगर कॉस्ट 100 था तो उसने जो वैल्यू किया है कॉस्ट में 10% जोड़ दिया, यानी 110 में वैल्यू किया है। मतलब जो 3,30,000 है इट इज रिप्रेजेंटिंग कितना, 110। मुझे तो अपने ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट पता करना है, तो मैं 330 लिया। 330 जो जो है उसको उसी से डिवाइड करो, ये तो 110 रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे चाहिए 100 तो 100 कर दो। तो कॉस्ट कितना है, 3,00,000, तो 3,00,000 कंसिडर करना। जल्दी बोलो, ये पॉइंट में लिखवा दूंगा। समझ आया? मतलब कभी भी आपका स्टॉक को कम करके ज्यादा करके दे दे तो वो सब फिगर मत लेना, हमेशा उसका कॉस्ट प्राइस लेना। मैं वेट करता हूं कि आप यस नो कुछ बोलोगे। एक बच्चा यस बोला है। मैथ समझ में आया? पक्का? ठीक है, तो मैं इसको लिखवा देता हूं सर। कहां गया, लिखो। इफ stock given is undervalued or overvalued, then do not consider such value in trading account or memorandum trading account. Find cost of such stock and then consider it. अगर अंडर वैल्यूड वाला केस दे दिया तो एक एग्जांपल लिख देते हैं। मान लो ऐसे दिया है, ओपनिंग स्टॉक वैल्यूड एट 1,80,000 और नीचे लिखा है ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट। तो समझना क्या है कि अगर आपका कॉस्ट 100 है तो हमने जब वैल्यू किया है 100 में से 10% माइनस करके 90 में वैल्यू किया है। तो हमें अगर अपने ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालना है तो हम 1,80,000 लेंगे। 1,80,000 ये तो वैल्यूड फिगर है, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग 90 डिवाइड बाय 90। मुझे कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट मतलब 100, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का हो जाएगा, 2,00,000।
छोटा सा पॉइंट है बच्चे, छोटा सा। मैं पूरा एग्जाम्पल सहित लिखा रहा हूं कि रिवीजन करोगे, भूल जाओगे एग्जाम तक, मेरा नोट्स पढ़ो। कितना बार मुझे फोन करोगे? खुदा ना खास्ता मेरे कुछ हो ही गया, हम नहीं रहे तो क्या कर लोगे? ये नोट्स काम आएगा बच्चे, इसीलिए लिखाया जाता है। कितना बात दिमाग में रखोगे बताओ ना? लिखा हुआ रहेगा, रिवीजन कर लोगे। अंडर वैल्यूड। अब होगा ओवर वैल्यूड का एक एग्जांपल लिखवा देता हूं। ऐसे ही थोड़ी ना मेरे बच्चे लोग 90 100 लाते हैं यार अकाउंट्स में, कुछ तो बात होगा। एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए वैल्यूड हो रखा है 2,20,000 दिया है, और बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 10% अबव कॉस्ट, ऐसा कुछ बोला है। तो भैया अगर किसी सामान का कॉस्ट 100 है, हमने उससे वैल्यूड किया 10% ज्यादा में, यानी 100 प्लस 10%, यानी 110 में वैल्यू कर दी है। यानी जो 2,20,000 इट इज रिप्रेजेंटिंग कितना? 110। मुझे तो कॉस्ट चाहिए, वैल्यूड वाला फिगर नहीं चाहिए, मुझे इसका कॉस्ट पता करना है। तो 220 का फिगर लीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 110 डिवाइड बाय 110 इंटू 100। जो है उसको उसी से डिवाइड करो, और जो चाहिए कॉस्ट चाहिए 100 उससे मल्टीप्लाई करो, 2 लाख। यहां लिखते लिखते मुझे एक सवाल का जवाब दो। हम लोग इस चैप्टर में अकाउंटेंट हैं कि सर्वेयर हैं? अकाउंटेंट के लिए ए, सर्वेयर के लिए एस। सर्वेयर है। मैं दो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, कौन सा करेक्ट है मुझे बताना। इस चैप्टर में हम सर्वेयर हैं। सर्वेयर का काम है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना या क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस निकालना। क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट निकालना। चिल्ला तो रहे हैं तब से, नालायक वैल्यू लिख रहा है। हमको क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट चाहिए था, इसीलिए तो सारा चीज को कॉस्ट में लिखने का कोशिश करेंगे। जो भी माल होगा, स्टॉक होगा, उसको कॉस्ट में लिखेंगे, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट में आएगा। कुछ भी एक तो बंडलबाजी करेगा बस, नालायक। चलो कोई नहीं, इतना दूर समझ में आया ना सर? आज इतना दूर पूरा क्लियर है? तो ठीक है सर, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।